सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीपीओ 2025 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या क्या चीजें हैं, किन किन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप भी एसएससी सीपीओ का एग्जाम निकालना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं ये एग्जाम देने के लिए, आपको फॉर्म फिल करना है, तो फॉर्म फिल करने से पहले और तैयारी करने से पहले ये पूरी वीडियो आप लोगों को जरूर देख लेनी चाहिए। मैं प्रशांत सोलंकी, आप जानते हैं ऑलरेडी दिल्ली पुलिस सेलेक्टेड, 2 साल से भी ज्यादा लगातार मैं सर्विस में रहा, दिल्ली पुलिस में नौकरी करी। सीपीओ के थ्रू ही ऑल इंडिया रैंक 29 मेरी जो आई थी 2017 के सीपीओ में, उसके बाद में सिलेक्शन लेके, तो मैं जो आपको बताने वाला हूं वो क्लियर कट वो चीजें बताने वाला हूं जो कि आपको सीधे सीधे ध्यान रखनी है, जरूरी है आप लोगों के लिए। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करेंगे आज की इस वीडियो की। सबसे पहले हमें जरूरी है कि ध्यान रखना चाहिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि एप्लीकेशन कब शुरू हो रहे हैं, तो कल से शुरू हो चुके हैं 26/9/2025 से। लास्ट डेट कब है, तो 16/10/2025 है, यानी कि ज्यादा टाइम नहीं दिया है, 20 दिन के अंदर आपको फॉर्म फिल करने हैं। 17 तारीख तक आप लास्ट फीस सबमिट कर सकते हो। एक करेक्शन विंडो भी आपको मिलती है जो कि 24 से 26 अक्टूबर 2025 की मिलेगी। यहीं पे मैं एसएससी से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि आपने दिल्ली पुलिस के फॉर्म निकाले हैं कांस्टेबल के, आपने एसएससी सीपीओ के फॉर्म भी निकाले हैं, तो काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि पिछले साल ओबीसी नहीं बनवा पाए थे या ईडब्ल्यूएस का उनके पास ऑप्शन नहीं था और अब की बार उन्होंने बनवा लिया है। तो प्लीज जो ओटीआर है उसमें भी एडिट एक बार अलाउ किया जाए, कम से कम 5 से 6 दिन की विंडो दी जाए, जिससे कि बच्चों का थोड़ा सा, जिनको भी चेंज करना है, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की काफी दिन बाद में वैकेंसी आई है, ठीक है, तो जब भी 1-1.5 साल बाद 2 साल बाद कोई वैकेंसी आती है तो ऐसे केस में क्या है कि कुछ बच्चों को अपने ओटीआर में सर्टेन चेंजेस करने होते हैं। तो अगर उन चेंजेस को करना है तो उसके लिए ओटीआर एडिट का ऑप्शन भी दे दिया जाए, क्योंकि अब नए 2-3 फॉर्म आए हैं, दिल्ली पुलिस के कई सारे आए हैं, इसके अलावा ये वाले भी आए हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा एसएससी से कि एक बार जो करेक्शन विंडो यहाँ तो ओपन होती है, लेकिन ओटीआर जो एडिट नहीं होता उसका भी ऑप्शन दिया जाए, है ना। तो एग्जाम डेट जो है वो पेपर कब होगा, तो पेपर 1 जो है वो नवंबर-दिसंबर 2025 में आपका होने वाला है। मेंस कब होगा इसकी अभी कोई भी डेट आपकी नहीं दी गई है। फिजिकल कब होगा, मेडिकल कब होगा, कुछ नहीं पता। क्या क्या होता है इसमें सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन अब की बार एसएससी ने जो नया काम करा है वो ये है कि पिछली बार बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था फॉर्म भरते टाइम, इस पर हमने वीडियोस भी बनाए थे। तो एसएससी ने अब की बार एक टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है कि आप इस नंबर पर कॉल करके, अगर आपको कोई भी दिक्कत फॉर्म फिलिंग के टाइम पर आती है तो आप इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। पता नहीं कि कितना काम करेगा, बट यस इट इज अ गुड इनिशिएटिव, ठीक है, अच्छा इनिशिएटिव है। काम करेगा नहीं करेगा आई डोंट नो, है ना। इसके अलावा हम फी स्ट्रक्चर की बात करें कि फी किस तरीके से इन्होंने रखी है, तो देखो नॉर्मल रहता है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये रहते हैं। बाकी ये जो एससी एसटी और जितने फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं इनके लिए कोई चार्जेस नहीं रहते हैं। करेक्शन अगर आपको पेपर में मतलब आपके फॉर्म में करना पड़े, जैसे मान लीजिए आपने 16 तारीख तक फॉर्म भर दिया लेकिन आपको बाद में लगा कि कुछ गलती रह गई, तो जो 24-25 तारीख में करेक्शन विंडो खुलेगी तो 200 रुपये अगर पहला करेक्शन करना है, अगर सेकंड करेक्शन है, सेकंड टाइम आपको करना है तो 500 रुपये का चार्ज लेते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम 20 साल की एज होती है, मैक्सिमम आपकी 25 साल की एज होती है, जिसमें रिलैक्सेशन ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को आपका 5 साल का मिलता है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जैसे एक तो अभी रिसेंट में एक इशू भी रहा था गोरखपुर वाले सेंटर पे, जहाँ पे एसएसबी गोरखपुर में जो ओबीसी है उसका काफ़ी ज़्यादा इशू रहा था, ठीक है। ओबीसी को मैं ओडब्ल्यूएस बोलने वाला था, तो ओबीसी जो है उसका काफ़ी इशू रहा था गोरखपुर वाले सेंटर पे। उसके बाद में मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी, और फिर एसएससी ने, जो मैंने वीडियो के अंदर कहा था कि एसएससी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो एक नोटिस जारी करें और जाके, जिससे कि गोरखपुर वालों को वो नोटिस जाए और वहाँ पे बच्चों को जो दिक्कत आ रही है वो ख़त्म हो जाए। एंड अगले ही दिन एसएससी ने जो गोरखपुर एसएसबी था उनको नोटिस दिया कि आप इस तरीके से जो बच्चों को निकाल रहे हैं वो ना निकालें। साथ ही साथ में मैंने मेंशन भी किया था कि आपको अपने नोटिफिकेशन के अंदर ये बात लिखनी चाहिए कि आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो 3 साल के लिए होगा या ज़्यादा के लिए होगा या 1 साल के लिए होगा। तो अब की बार एसएससी ने ये बात यहाँ पे देखने को मिली है कि पहली बार एसएससी ने ये सिंपल लिखा है कि द कमीशन विल नॉट इंसिस्ट ऑन कैंडिडेट्स प्रोड्यूसिंग ओबीसी सर्टिफिकेट्स इशूड विद इन क्रूशियल डेट ऑफ, मतलब क्रूशियल कट ऑफ डेट, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो कमीशन है वो आपको इंसिस्ट नहीं करेगा कि नहीं जी इसी डेट का लाओ। बस इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, मैं तो पहले कहूँगा कमीशन इंसिस्ट नहीं करेगा, ये कमीशन ने यहाँ कह दिया है, बाद में दिक्कत हो उससे बढ़िया भी अपना नया ही बनवा के रखना, ठीक है, पहली चीज़।
दूसरा, जो एसएससी एक एनेक्स्चर करके यहाँ पर देता है, चाहे ईडब्ल्यूएस के लिए हो चाहे ओबीसी के लिए, आप इसका जो फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट के हिसाब से अपना जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो तैयार करवाएं। बाद में कई बार क्या होता है, फिर बच्चे बाद में परेशान होते हैं, पहले हमारी बातें नहीं सुनेंगे, सीखेंगे नहीं, फिर बाद में परेशान होंगे जाके। अब की बार फॉर्चुनेटली एसएससी ने तुरंत सुन ली थी, हो सकता है अगली बार ना सुने, जिस तरीके का इनका एटीट्यूड बनते जा रहा है। तो इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे लिख दी है अब की बार कि देखो जी, इनका जो कैंडिडेचर है वो प्रोविजनल रहेगा और उसको वेरीफाई किया जाएगा। अगर इनका जो ओबीसी वालों का जो कैंडिडेचर है वो प्रोविजनल इसलिए रहेगा, मान लीजिए 3 साल से ज़्यादा हो गए ओबीसी सर्टिफिकेट को, तो वो ये चेक करेंगे कि क्या ये जो पर्सन है क्रीमी लेयर में तो नहीं आता है। तो क्रीमी लेयर की वजह से ऐसा होता है। तो जो कट ऑफ डेट है, यानी कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, वही कट ऑफ डेट इन्होंने यहाँ पर मान रखी है, ठीक है। तो उस डेट को आप क्रीमी लेयर में नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा है। इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये आपका 25-26 का होना चाहिए, यानी कि पुराना वाला नहीं चलेगा, ये आपका नया ही चलेगा। तो ये तो क्लियर रहता है, ठीक है। इसके अलावा भाई नेशनैलिटी, एक दो बच्चे हमसे पिछली बार मिलने आए थे जिनका एक तो सिंगापुर के थे, ठीक है, एक थाईलैंड के थे आई गेस, जो कि वहाँ के नागरिक हैं। तो उन्होंने कहा कि सर हमने तो इतनी मेहनत करी है तैयारी करने में, अब पता चल रहा है कि नेशनैलिटी, तो भैया नेशनैलिटी पहले ही क्लियर है। एसएससी के सारे एग्जाम्स में या तो आप भारत के सिटीजन हो, नेपाल के हो, मतलब सब्जेक्ट ऑफ नेपाल कह सकते हैं, या फिर सब्जेक्ट ऑफ भूटान, इसके अलावा कुछ नहीं चलता है, ठीक है। बाकी वैकेंसीज कितनी है, तो भाई 2 वैकेंसीज आपकी आती हैं इसमें, एक तो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ। सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, जिसमें आपका एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी वगैरह होते हैं, ठीक है। इनकी टोटल मिला के आपकी 3073 वैकेंसीज हैं। दिल्ली पुलिस में जो एलिजिबिलिटी रहती है वो ये, आप ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, और ग्रेजुएट होने के साथ साथ में आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी है। बाकी सारे के सारे में सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन अगर है, किसी भी स्ट्रीम में आपने कर रखी है, बीए है, बीएससी है, कुछ है, आप अगर ग्रेजुएट हैं, इसके अलावा आपके कितने भी परसेंट हैं डजंट मैटर, आपके मार्क्स वगैरह का यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता ग्रेजुएशन में, ठीक है। बाकी वैकेंसीज एक एक करके देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस में जो मेल है उसके अगर टोटल देखें तो 142 है, फीमेल की 70 है, ठीक है। बाकी बीएसएफ मेल 212 है, बीएसएफ फीमेल 11 है, सीआईएसएफ जो कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज भी हैं और काफ़ी अच्छी नौकरी भी है, तो इसमें अगर मेल की देखोगे तो 1164, 130 आपकी फीमेल की है। सीआरपीएफ में हमेशा ज़्यादा आती हैं, इसको लेकिन लोग कम प्रेफर करते हैं, तो 1006 मेल हैं और 23 फीमेल हैं। आईटीबीपी में 198 मेल हैं और आपकी 35 फीमेल हैं। एसएसबी में 71 मेल हैं और फीमेल की 11 हैं। तो ये आपकी वैकेंसीज हैं टोटल, ठीक है, जो कि 3000 प्लस आपकी टोटल बन जाती हैं, ठीक है। सैलरी डिटेल्स की बात करेंगे तो ये दोनों ही नौकरियां, चाहे दिल्ली पुलिस की है चाहे आपके जो सीएपीएफ वाली है, ये आपका 4200 ग्रेड पे होता है, जिसका जो बेसिक पे होता है वो 35,400 होता है। तो 35,400 बेसिक पे होता है। बेसिक पे के ऊपर से आपको पता ही है जो अभी 7th पे कमीशन चल रहा है ना, उसके हिसाब से इतना है। अभी जब 8th पे कमीशन लग जाएगा तो ये काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 4200 आपका ग्रेड पे रहता है, उसको आप समझ के चल सकते हैं। तो बाकी इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी बनेगी, अगर एट प्रेजेंट के हिसाब से देंगे तो स्टार्टिंग सैलरी लगभग आपकी 60,000 रुपये बनेगी यहाँ पर, ठीक है, 60,000, ठीक है। तो ये आपका रहता है। सैलरी डिटेल्स की बात करते हैं। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, कब कौन सा पेपर होता है, तो आपको सबसे पहले आप फॉर्म फिल करते हो। फॉर्म फिल करने के बाद में आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये आपका 200 क्वेश्चंस होते हैं, 200 नंबर होते हैं, 2 घंटे का समय होता है। हर सेक्शन यानी कि 4 सेक्शन हो गए। पहला आपका जीएस हो, मतलब रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, मैथ्स हो गया और इंग्लिश हो गया। रीजनिंग, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश, ये 4 सेक्शन है। हर सेक्शन के लिए 30 मिनट है और हर सेक्शन में 50 क्वेश्चन है। अब की बार ये नया काम इन्होंने किया है, इसको भी मैं आगे चल के डिटेल में बात करूंगा कि इसका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा, क्या नेगेटिव। इसके बाद में आपका फिजिकल होता है, पीईटी, पीएसटी। इसके बाद में आपका 200 क्वेश्चन का मेंस का एग्जाम होता है। इसके बाद में मेडिकल आपका होता है। इन सब को डिटेल में समझाऊंगा किसमें क्या रहता है। तो स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन में अगर आप देखें तो ये आपके 4 सेक्शन होते हैं। ये सब्जेक्ट की जगह पे अब की बार इसको सेक्शन मान लेना आप, ये सब्जेक्ट लिख रहे हैं लेकिन है एग्जैक्टली सेक्शन, ठीक है। हर सेक्शन में 50 क्वेश्चन होंगे, हर एक के 50 नंबर होंगे और हर सेक्शन के लिए 30 मिनट का टाइम है। यानी कि यहाँ पे आपको जो एक चीज बाहरी पड़ सकती है वो ये है कि रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 30 मिनट में निपटाने, मैथ्स के 50 क्वेश्चन 30 मिनट में निपटाने और इंग्लिश के 50 भी सिर्फ 30 मिनट में है और जीएस के 50 के लिए भी 30 मिनट है। यानी कि कहीं ना कहीं इंग्लिश और जीएस में क्या होगा कि आप हो सकता है 30 की जगह 20 मिनट में निपटा लें, हो सकता है कुछ बच्चे 15 में ही निपटा लें। और मैथ्स में क्या होगा कि हो सकता है 30 मिनट में 30 ही क्वेश्चन हो पाए। कुछ बच्चों की स्पीड काफ़ी स्लो होती है, हो सकता है 30 मिनट में 20 ही क्वेश्चन कर पाएँ। तो ये वाली चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो आपको हर सेक्शन में ये देखना है कि मैथ्स में
आपको बहुत बड़ा ज्ञाता बनने से ज्यादा जरूरी होगा कि आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। आपको नहीं चाहिए कि 50 के 50 क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि 30 मिनट में 50 क्वेश्चन बहुत कम बच्चे करेंगे। लेकिन आपको यह चाहिए कि 30 मिनट में मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएं। इंग्लिश में क्योंकि ठीक ठाक टाइम है तो यहां पे एक्यूरेसी पे फोकस करना पड़ेगा कि ये तो 50 नंबर लाने हैं। यहां पे आपका बहुत सारे लोग आपको यूं समझाएंगे कि जीएस और इंग्लिश का जो रोल है वो कम हो गया। मैं कहूंगा कि यहीं पे जीएस और इंग्लिश का रोल आपका बढ़ जाता है, क्योंकि यहां पे लिमिटेड टाइम में आप लिमिटेड मार्क्स ले पाओगे। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश के और जीएस के हिसाब से टाइम सफिशिएंट है, तो यहाँ पे जो इंग्लिश में मार्क्स कट गए जिसके, उसका पत्ता साफ है ना, क्योंकि मैथ्स में ऑलरेडी आपके मार्क्स कटने हैं, रीजनिंग में ऑलरेडी आपके मार्क्स कटने हैं, तो इंग्लिश में 50 में से 50 कैसे आएंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा मेरे भाई, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप चाहते हैं 50 में से 50, तो आप देखो पेपर में टाइम कम है, तो आप ये कर सकते हैं कि सीधा 45 दिन 45 मैराथन उठाएं और हर चैप्टर के मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस डाल रखे हैं, आप वो उठाएं। उसके अलावा बहुत जल्दी एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो लाऊंगा कि कैसे आप कंप्लीट जो सीपीओ का पेपर है उसमें सिर्फ इंग्लिश नहीं, सारे सब्जेक्ट को कैसे कवर करके और आप बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर कर सकते हो, उसकी भी स्ट्रेटजी वीडियो लाएंगे। तो बाकी इंग्लिश के लिए बहुत बड़ा रोल रहेगा आपका यहाँ पे, और मैं कहता हूँ कि इंग्लिश में 50 दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है, आप वो मुझ पर छोड़ दीजिए। इसके अलावा जो मेंस का पेपर है इसमें भी इन्होंने एक नया तमाशा करा है। इंग्लिश के ही 200 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का समय होता है। ये कह रहे हैं कि उसको भी हमने 4 सेक्शन में बांट दिया है। 4 सब्जेक्ट वहां पर अलग अलग नहीं है, इंग्लिश ही है। लेकिन इसमें भी जो एक प्रॉब्लम हो सकती है वो हो सकता है सेक्शन जो 1 आए 1 से लेके 50 नंबर क्वेश्चन तक, हो सकता है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन वोकैबुलरी के हो तो आपका जल्दी निपट जाए। हो सकता है उसमें 50 क्वेश्चन करने में आपको 12 मिनट ही लगे या 15 मिनट ही लगे। और अगला जो सेक्शन है हो सकता है उसमें कि आपके 20 क्वेश्चन पीक्यूआरएस के आगे, जिस सेक्शन में आपके ना 20 क्वेश्चन पीक्यूआरएस के फंसेंगे या 15 क्वेश्चन पीक्यूआरएस के फंसेंगे, समझ लीजिएगा कि वो 30 मिनट में करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आपने मेरे से नहीं पढ़ा है तो। क्योंकि अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो पीक्यूआरएस की मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखा देता हूं कि उसके बाद में आप पीक्यूआरएस को जो 20 क्वेश्चन होंगे उनको आप 12-15 मिनट में भी निपटा सकते हो, ठीक है। तो वो मेरी जिम्मेदारी है। तो यहां पे भी इन्होंने ये करा है कि 4 सेक्शन होंगे, हर सेक्शन में 50 क्वेश्चन होंगे और 30 मिनट का टाइम होगा, ठीक है। ये यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है इस तरीके से। इसके अलावा आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। बाकी देखो सिलेबस क्या होता है, सिलेबस आप नोटिफिकेशन खोल के देख लेना, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे मिलेगा आपको। जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे एसएससी की वेबसाइट पे नोटिस मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो नोटिफिकेशन ये है, यहाँ पे नोटिफिकेशन, इसमें सिलेबस जैसे ही आप देखोगे ना तो ये पेज नंबर 16 पे मिल जाएगा। जीएस का क्या है और जीके रीजनिंग का क्या है, सबका मिल जाएगा। इस सिलेबस से कुछ आता नहीं है, ये लोग खुद ही आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें पूछ लेते हैं, तो इसका फायदा बहुत कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। बाकी जब मैं डिटेल्ड स्ट्रेटेजी वीडियो लाऊंगा तो वहां पे सिलेबस बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है भाई, है ना। तो बाकी इसके अलावा फिजिकल की बात करते हैं मेरे भाई, तो फिजिकल में क्या होगा कि जो हाइट है आपकी सबकी, इसमें ध्यान रखना एससी या ओबीसी को कोई इसमें फायदा नहीं मिलता है, 170 ही चाहिए। हालांकि जो एसटी वाले लोग होते हैं उनकी जो हाइट है वो 162.5 चाहिए होती है, अगर हम मेल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। फीमेल की बात करेंगे तो 157 जनरल में चाहिए और फिर उसके बाद में एसटी में कम चाहिए, ठीक है। चेस्ट आपकी 80 अनएक्सपेंडेड चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद में आपकी 85 चाहिए, यानी कि 80 नॉर्मल और फुला के 85। जो आपकी रनिंग होती है, एक तो होती है 1600 मीटर की, 1600 मीटर की जो रनिंग होती है वो आपकी 6.5 मिनट में होती है। इसके अलावा 100 मीटर का स्प्रिंट होता है जो कि 16 सेकंड में होता है, ठीक है। लॉन्ग जंप आपकी जो होती है वो 3.65 मीटर लंबी कूद है ना, और हाई जंप जो होती है वो 1.2 मीटर रहता है, ठीक है। जो शॉर्ट पुट फेंकना होता है वो 4.5 का रहता है, और इसके अलावा 3 चांसेस मिलते हैं इन सब में, ठीक है। तो इसमें एक 1600 मीटर का मिसिंग है इस चार्ट में, तो वो मैं ऐड करवा के डाल दूंगा, ठीक है। बाकी 1600 मीटर भी होता है जो कि बेसिकली आपको 6.5 मिनट में करना होता है। बाकी आप एक बार जो नोटिफिकेशन का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट भी जरूर देख लेना, इसमें आपका सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। कि इसमें देखो हाइट देख लेना, क्योंकि हाइट का ना भी एक केस भी हुआ था, तो इस वजह से मैं हाइट को अलग से आपको इंसिस्ट करके दिखा रहा हूँ। दिल्ली पुलिस में आपकी 2 ही कैटेगरीज हैं। कौन सी? मेल कैंडिडेट्स के 170 है, मेल कैंडिडेट्स जो कि आपके घरवाल हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, गोरखा वगैरह, ठीक है, इनके लिए 165 है। ऑल मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो एसटी वाले हैं इनका 162.5 है। फीमेल कैंडिडेट्स का 157 है, ये ध्यान रखना है ना। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट्स जो कि घरवाल और हिमाचल प्रदेश के जो गोरखा वगैरह हैं इनके 155 है, और फीमेल कैंडिडेट्स जो एसटी वाले इनके 154 है। अगर आप देखोगे ना, ये दिल्ली पुलिस के लिए थी। सीएपीएफ में 1-2 चीजें अलग हैं। सीएपीएफ में 1-2 चीजें क्या अलग हैं? ऑल मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो इनकी 162.5 है वहां पे,
162.5 थी। लेकिन यहां पे देखेंगे मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जिसका सबसे बड़ा केस चला था। ठीक है, तो जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं एसटी के, नॉर्थ ईस्ट के हैं, एसटी के हैं, तो वो 157 चाहिए, ना कि 162। ठीक है, तो इन पे केस भी रहा था काफी टाइम। अब की बार डिले जो था वो कहीं ना कहीं इसी वजह से था, तो ये वाला भी आप देख लेना। ठीक है, इसमें फिजिकल का भी दे रखा है। 1600 मीटर आपकी 6.5 मिनट में रहती है, जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए रहती है। फीमेल के लिए 800 मीटर होता है 4 मिनट में। ठीक है, तो इनका भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, सारी चीज़ों का। इसके बाद में आगे फिजिकल के बाद में आपका जो एक चीज़ रहती है वो है मेडिकल। मेडिकल में क्या क्या टेस्ट होता है, तो भाई आई टेस्ट होता है। आई टेस्ट में आपका विजन देखा जाता है। वैसे ये कहते हैं 6/6 एक आंख में, 6/9 दूसरी में, लेकिन नॉर्मली ये 6/6 ही मांगते हैं। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस देखते हैं। सर्जरी आपका, आपने लेजर वगैरह सर्जरी तो नहीं करा रखी है, लेसिक वगैरह। ठीक है, इसके अलावा ईयर, नोज, थ्रोट ये सब चेक होते हैं, इनमें बहुत नॉर्मल रहता है। दांत होते हैं जनरली, इसमें किसी को निकालते नहीं है कभी भी। ब्लड एंड यूरिन टेस्ट होता है, इसमें भी नॉर्मली दिक्कत नहीं आती है। बीपी, हार्ट बीट, इसमें थोड़ी से बच्चों को दिक्कत रहती है। इसके अलावा फ्लैट फुट और नॉकनी वगैरह देखते हैं, वेरिकोज वेन्स देखते हैं। ठीक है, हैंड मूवमेंट देखते हैं, एक्सरे ऑफ चेस्ट देखते हैं, हाइड्रोसिल एंड पाइल्स देखते हैं। और इसके अलावा आपका फिजिकल बॉडी चेकअप होता है। जिनको कोई भी पॉइंट मिलता है उनका आरएमई यानी कि री मेडिकल टेस्ट, इसको डीएमई बोलते हैं, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, और इसको आरएमई री मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो बाकी मेडिकल कैसे होता है, अगर आप में कोई भी डाउट है तो मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, सीपीओ मेडिकल बाय प्रशांत सर, ऐसे करके सर्च कर लेना तो आपको मिल जाएगी डिटेल में। बाकी आई साइट का जो है वो 6/6 ही चाहिए। ये 6/9 लिखते तो हैं, लेकिन मेडिकल सेंटर पे ये कई बार दिक्कत कर देते हैं, तो दोनों आंखों का 6/6 होगा तो ज़्यादा बेहतर रहता है। बाकी 6/9 जो आपकी मेन आई नहीं है, जैसे आप राइट हैंडर हैं तो आपकी राइट तो 6/6 चाहिए, लेफ्ट आपकी 6/9 चल जाएगी, ऐसा ही कहते हैं नोटिफिकेशन में। ठीक है, बाकी आपको कैसे अप्लाई करना है, तो एसएससी की वेबसाइट पे जाके पहले ओटीआर करना है। अगर आप पहली बार कोई फॉर्म भर रहे हो, अगर आप पहले फॉर्म भर चुके हो तो ओटीआर करने की जरूरत नहीं, सीधा फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, प्रोसेस अप्लाई करने की वही है, ओटीआर करो, फॉर्म फिल करो, आपको लाइव फोटो लगाना है। ठीक है, और लाइव फोटो खींचने के लिए एसएससी का एप्लीकेशन आप उससे कर सकते हो। ओटीआर कैसे करना है, मैंने एक वीडियो उस पर भी बना रखी है कि ओटीआर कैसे करें। बाकी इसका फॉर्म फिल कैसे करना है, तो सीपीओ का फॉर्म फिल करके भी लाइव हम दिखा देंगे आपको कि कैसे फॉर्म फिल किया जाता है। ठीक है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, और इस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, सीधे वेबसाइट पे चले जाना, बहुत मुश्किल नहीं है। कोई दिक्कत लगे तो टोल फ्री नंबर दे दिया है। बाकी कट ऑफ एनालिसिस देख लेते हैं। सीपीओ जो 2024 की जो कट ऑफ थी प्री की, तो यूआर की 135 थी, और कैंडिडेट्स जो लिए गए थे वो इतने लिए गए थे। ठीक है, और इस तरीके ये फीमेल की है ना, फीमेल की ईडब्ल्यूएस 127 थी, ओबीसी 128 थी, ईएसएम एक्स सर्विस मैन जिसको बोलते हैं 42 पे थी, एसटी 98 थी और 106 थी। ठीक है, बाकी मेल कैटेगरी की क्या थी, तो यूआर की 119 थी, ईडब्ल्यूएस 111 थी, ओबीसी 113 थी, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं ये 40 थी, एसटी 82 और एससी 89। तो इसकी ऑलरेडी सीपीओ की पहले से ही कम रहती है कट ऑफ। बाकी अब की बार क्योंकि सेक्शनल कर दिया है, तो अब की बार मान के चलिएगा कि 100 से नीचे कट ऑफ आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, पूरे चांसेस हैं कि कट ऑफ 100 से नीचे आ जाएगी, तो ये ध्यान रखेंगे अगर पेपर फेयर तरीके से होता है तो। बाकी 2023 में कट ऑफ क्या रही थी, तो ये देख लेंगे। मेल कैटेगरी में यूआर 138 था, 133 ईडब्ल्यूएस था, ओबीसी 131 था, एक्स सर्विसमैन 40, एसटी 109, 110। ठीक है, और फीमेल की इस तरीके से यहाँ पे दे रखी है, इसको देख लेना। जो फाइनल कट ऑफ थी हर पोस्ट की वो इस तरीके थी, और फाइनल कट ऑफ में क्या होता है, प्री के नंबर जुड़ते हैं, मेंस के नंबर जुड़ते हैं, प्लस में जिन लोगों के पास में एनसीसी सर्टिफिकेट होता है उसके भी नंबर जुड़ते हैं। ठीक है, तो एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को फायदा इसमें मिलता है। बाकी भाई आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो एक तरीका मैंने बताया फ्री में, आप यूट्यूब से तैयारी कर सकते हैं। 45 दिन 45 मैराथन और टॉप 50 क्वेश्चन आप लगा लें। इसके अलावा अगर आपको बैच से पढ़ना है तो भाई आपके लिए बेस्ट बैच है 799 रुपये में, इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच। और इस बैच की खास बात यह है कि आपका मेंस तक का पूरा कवर कर लेगा। तो मेंस के 200 नंबर और 50 प्री के नंबर, यानी कि 400 में से 250 नंबर की तैयारी अकेला ये 799 रुपये का बैच कर देगा, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। बाकी आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, सीपीओ का पेपर है। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज चल रहे हैं, अभ्यास्त्र आपके पास जरूर होनी चाहिए। वोकैबुलरी के लिए वोकैब संजीवनी आपके पास में होनी चाहिए। ग्रामर के लिए आप रामबाण मंगा सकते हैं। बाकी हमारी एक फॉर्मूला बुक आती है और एक रिवीजन बुक आती है, दोनों आप छोटी छोटी किताबें हैं, ये वाली भी मंगा सकते हैं। रिवीजन बुक वोकैबुलरी के लिए काफ़ी अच्छी है, ये भी आप मंगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास में अवेलेबल हैं। फ्लिपकार्ट में बिग बिलियन डेज भी चल रहे हैं। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल और प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, उसके अलावा
हमारा व्हाट्सएप चैनल भी जरूर ज्वाइन करें। बाकी अगर आपको कोई और डाउट है सीपीओ के बारे में किसी भी प्रकार का, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे प्रशांत सोलंकी इंग्लिश नाम से ही फॉलो करके मैसेज कर लेना, मैं वहां पे आपका रिप्लाई कर दूंगा, जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको सॉल्व कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।